गाइस, माय नेम इज श्रवण एंड टुडे वाचिंग एसएनएस मेडिकल रिसर्च। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। इसका हम 7 लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो कि हमारा एमिनो एसिड का पॉलीमर रहता है, और एमिनो एसिड हमने अगले वाले लेक्चर में देख लिया है। एमिनो एसिड कैसा था? तो एमिनो एसिड के ऊपर सपोज दैट यहाँ पर कोई एक कार्बन है, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, और इस कार्बन के ऊपर हमारा एक COOH ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दूसरा यहाँ पर NH2 ग्रुप रहेगा, दूसरा यहाँ पर NH2 यानी कि एमिनो ग्रुप रहेगा, और इसके अलावा यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा, और दूसरा यहाँ पर R ग्रुप रहेगा। ये R ग्रुप चेंज होने से हमारे एमिनो एसिड चेंज होते थे। इस तरीके से हमने 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड देखे हैं। इसका लिंक यहाँ पर राइट बटन पे दिख रहा है, वहां से जाके भी आप देख सकते हैं, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से जाके भी आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे इस तरीके से R चेंज होने से हमारे एमिनो एसिड चेंज होते हैं। सो ये 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड हमने देख लिए हैं। अब यहाँ पर ये 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड मिलके हमारा प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। यहाँ पर ये 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड रिपीटली पॉलीमराइज होके एक हमारा पॉलीमर बनाएंगे, जिसको हम प्रोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर ये टॉपिक हो गया प्रोटीन। प्रोटीन हमारा एक पॉलीमर रहता है, किसका? तो एमिनो एसिड का। सो ये पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, ये एमिनो एसिड का पॉलीमर रहता है। ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड पॉलीमराइज होके हमारा एक पॉलीमर बनाएंगे, जिसको हम प्रोटीन बोलेंगे। और ये पॉलीमर जो रहेगा वो हेट्रोपॉलीमर रहेगा। यहाँ पर प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर है, पॉलीमर है। पॉलीमर के आपको दो टाइप पता है, एक हमारा होमोपॉलीमर और दूसरा हेट्रोपॉलीमर। कौन से? एक हमारा होमोपॉलीमर और दूसरा हेट्रोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में क्या होगा? तो होमोपॉलीमर में हमारे एक ही टाइप के मोनोमर रहेंगे। इसमें जो मोनोमर रहेंगे ये एक टाइप के ही मोनोमर रहेंगे। सेम मोनोमर मिलके हमारा होमोपॉलीमर बनेंगे। जैसे कि यहाँ पर कोई एक A है, ये दूसरे A के साथ जुड़ेगा, तीसरे A के साथ जुड़ेगा, इस तरीके से ये एक लंबा चेन बनाएंगे, तो इसको हम होमोपॉलीमर बोलेंगे। बट यहाँ पर हेट्रोपॉलीमर में क्या होगा? तो जैसे कि यहाँ पर कोई एक यहाँ पर जो मोनोमर रहेंगे वो दो से ज्यादा टाइप के रहेंगे, यहाँ पर एक से ज्यादा रहेंगे, तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोपॉलीमर। सो ये सीक्वेंस में भी ये डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई एक हमारा मोनोमर A है, ये जुड़ता है A' से, इसके बाद यहाँ पर फिर से आ गया, फिर से A' आ गया, इस तरीके से ये पॉलीमर बनाएंगे, तो इसको हम हेट्रोपॉलीमर बोलेंगे। ये हमारा हेट्रोपॉलीमर हो गया। सो आपको ये हेट्रो और होमोपॉलीमर में समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हमारा जो प्रोटीन रहेगा वो हेट्रोपॉलीमर। कैसा पॉलीमर है? तो ये हेट्रोपॉलीमर, इसमें 20 टाइप के एमिनो एसिड जुड़ के बनाते हैं, तो इसलिए ये हमारा हेट्रोपॉलीमर है। इसके अलावा हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये प्रोटीन के फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में इसके दो टाइप के फंक्शन रहते हैं। एक इसका स्ट्रक्चरल फंक्शन रहता है, और दूसरा इसका डायनेमिक फंक्शन रहता है। डायनेमिक फंक्शन रहेगा। स्ट्रक्चरल फंक्शन और डायनेमिक फंक्शन में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करता है, और डायनेमिक यानी कि इसका फंक्शनल फंक्शन रहता है। इसका काम क्या है, इसके हिसाब से इसके दो टाइप हो गए। सो यहाँ पर स्ट्रक्चर फंक्शन क्या रहेगा? तो स्ट्रक्चर फंक्शन में आपको पता है, जैसे कि हमारे जो सेल रहते हैं, सेल के सबसे आउटर कवरिंग जो रहता है वो हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन बनाता है। और हमारे बॉडी में जैसे कि बोन है, तो बोन के अंदर इलास्टिन और कोलेजन प्रोटीन रहता है, तो ये बोन के अंदर भी रहता है, जैसे कि कोलेजन एंड इलास्टिन, ये हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन रहेंगे। इसके अलावा एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन, जो कि हमारे मसल के अंदर रहेंगे। अगर हम सेल्यूलर लेवल तक जाए तो सेल्यूलर लेवल में हमने सेल मेम्ब्रेन देखा। इसके अलावा हमारे सेल के अंदर साइटोस्केलेटन रहेगा, ये भी प्रोटीन का बना हुआ होगा। इसके अलावा हमारे जो सिलिया एंड फ्लैजेला रहेगा, सिलिया
एंड फ्लैजेला रहेगा, वो भी प्रोटीन के बने हुए होंगे। सो इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर फंक्शन रहते हैं। और डायनेमिक फंक्शन में ये एक्ट करता है जैसे कि हमारे बॉडी में जो एंजाइम रहते हैं, जैसे कि एंजाइम रहते हैं, एंजाइम के एग्जांपल में जैसे कि हमारा कोई भी हम ले लेते हैं जैसे कि पेप्सिन एंजाइम, इरेप्सिन, सारे हमारे जो एंजाइम रहते हैं वो प्रोटीन के बने हुए हैं। हमारे ऑल एंजाइम मेड अप ऑफ प्रोटीन। ओके, इसके अलावा ये हार्मोन भी एज ए हार्मोन भी काम करता है, जैसे कि यहाँ पर इंसुलिन एक टाइप का हार्मोन है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि एंटीबॉडी भी बनाता है। सेलुलर लेवल में जाएंगे तो जैसे कि लाइसोसोम रहेगा, लाइसोसोम के अंदर हमारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रहते हैं। सो ये एंजाइम में आ गए, प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम रहते हैं वो एंजाइम में आ गए। इसके अलावा कई रिसेप्टर प्रोटीन रहते हैं, इसके अलावा जैसे कि रिसेप्टर प्रोटीन में इसका एग्जांपल है ग्लूटाथोर, ये एक टाइप का हमारा रिसेप्टर प्रोटीन रहता है। और ये रिसेप्टर प्रोटीन यहाँ पर हमारे जो हार्मोन इंसुलिन हमने बात की, इंसुलिन की हेल्प से ये हमारे जो सेल रहेंगे, सेल में ग्लूकोज का इंटेक ज्यादा करेगा। सो ये इंक्रीज या एनेबल ग्लूकोज इंटेक इन सेल के अंदर ये ग्लूकोज के इंटेक को बढ़ाता है या एनेबल करता है, शक्य बनाता है। सो यहाँ पर ये किस तरीके से इंसुलिन में, तो इंसुलिन जैसे कि आपने सुना होगा इंसुलिन की कमी है तो वो डायबिटीज मेलिटस होता है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन की कमी रहती है। सो ये इंसुलिन की कमी की वजह से हमारे ये जो ग्लूटाथोर जो रिसेप्टर रहते हैं, ग्लूटाथोर रिसेप्टर, ये हमारे सेल के यहाँ पर जैसे कि ये सेल है और सेल के ये हमारा साइटोप्लाज्म है, सॉरी ये हमारा इनसाइड साइटोप्लाज्म और आउटसाइड हमारा आउटर सेल्यूलर स्पेस है। तो यहाँ पर ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन रहेगा, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे ये ग्लूटाथोर रिसेप्टर रहेंगे। और ये रिसेप्टर इंसुलिन जब यहाँ पर आएगा, ये क्या है, तो ये ग्लूटाथोर रिसेप्टर है। और यहाँ पर ये ग्लूटाथोर रिसेप्टर इंसुलिन जब यहाँ पर आएगा तो ये ग्लूटाथोर रिसेप्टर जो रहेंगे वो एक्टिव होंगे, और ग्लूकोज यहाँ पर जो बाहर ग्लूकोज रहेगा इसके इंटेक को, यहाँ पर ग्लूकोज को एनेबल करेंगे सेल के अंदर जाने के लिए। सो इस तरीके से ये सेल के अंदर जाने देते हैं। अब यहाँ पर एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी में जैसे कि हमारे कुछ एंटीबॉडी आपको पता है, जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन GAMDE और K, इतने सारे हमारे जो इम्यूनोग्लोबिन IgG, IgA, IgM, IgD, IgE और IgK, इस तरीके से हमारे ये जो सारे इम्यूनोग्लोबिन रहते हैं ये एंटीबॉडी एज एंटीबॉडी काम करते हैं। और ये भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर जो भी एंटीजन आते हैं या इन्फेक्शन, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो गया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करेंगे, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेंगे। सो ये डिस्ट्रॉय एंटीजन, बैक्टीरियल या जो भी इन्फेक्शन बॉडी रहेगा वो हमारा एंटीजन रहेगा। सो ये फाइट अगेंस्ट एंटीजन के अगेंस्ट ये फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। और रिसेप्टर प्रोटीन आपको समझ में आ गया। रिसेप्टर प्रोटीन जैसे कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कई सारे रिसेप्टर प्रोटीन रहते हैं और ये हमारे आउटसाइड जो भी न्यूट्रिशन रहेगा, न्यूट्रिशन या हमारे जो भी फूड पार्टिकल रहेंगे, ये फूड पार्टिकल को इनसाइड सेल के इनसाइड जाने के लिए परमिट करेंगे। सो ये हमारे रिसेप्टर होंगे। तो इस तरीके से हमारे जो प्रोटीन रहेंगे, प्रोटीन के दो टाइप के फंक्शन हमने देख लिए। अब यहाँ पर ये जो प्रोटीन रहेगा, प्रोटीन किस तरीके से इसमें पॉलीमराइजेशन होता है तो ये हम देखते हैं। पॉलीमराइजेशन होने के लिए यहाँ पर हमने एमिनो एसिड पहले देखा था। एमिनो एसिड का पॉलीमराइजेशन किस तरीके से होता है और इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे कोई एक एमिनो एसिड है, आप यहाँ पर समझ लो। पहले तो एमिनो एसिड में भी दो टाइप के एमिनो एसिड, हमने एमिनो एसिड वाले लेक्चर में इसको थोड़ा सा मिस कर दिया था।
इसमें दो टाइप के अमीनो एसिड, एक हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड, और दूसरे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड किसको बोलेंगे? तो एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म नहीं होते हैं, सो नॉट सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी। एसेंशियल अमीनो एसिड नॉट ऐसे अमीनो एसिड या ऐसे हमारे सब्सटेंस विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, बॉडी से बॉडी में नहीं बनते हैं, तो इसको हम एसेंशियल बोलते हैं। और इसको सप्लाई करना पड़ता है, सप्लाइड बाय फूड और डाइट, फूड और डाइट के थ्रू इसको सप्लाई करना पड़ता है। हमारी बॉडी के अंदर ये नहीं बनते, तो इसको हम एसेंशियल अमीनो एसिड बोलेंगे। और हमारे ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, सो ये सिंथेसाइज बाय बॉडी, सिंथेसाइज बाय बॉडी, सो इसको बाहर से सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये भी हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड जो फूड में रहेंगे, ये भी बाहर जो भी फूड खाएंगे इसमें प्रोटीन रहेंगे, ये प्रोटीन में से मिलेंगे। ओके, सो आपको ये याद कर लेना है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब यहाँ पर हमारे अमीनो एसिड हमने स्ट्रक्चर देखा था। हमारे अमीनो एसिड में स्ट्रक्चर में क्या था? तो हमारे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर इस तरीके से था, कोई एक कार्बन, इसके ऊपर एक COOH ग्रुप रहेगा और एक हमारा NH2 ग्रुप रहेगा। यहाँ पर इस तरीके से NH2 ग्रुप रहेगा, एक हाइड्रोजन रहेगा और दूसरा R ग्रुप रहेगा। ये R ग्रुप अगर चेंज होगा तो हमारे अमीनो एसिड चेंज होंगे। जैसे कि यहाँ पर R ग्रुप हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो ये हमारा जो अमीनो एसिड बनेगा वो ग्लाइसिन बनेगा। जैसे कि यहाँ पर R ग्रुप मिथाइल ले लेते हैं, मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं, तो ये हमारा एलेनिन हो गया, एलेनिन हो गया। जैसे कि यहाँ पर CH3CH2OH ग्रुप लेते हैं, तो ये सेरिन हो गया। तो इस तरीके से हमारे R ग्रुप चेंज होने से हमारा अमीनो एसिड चेंज होता है। सो यहाँ पर ये हमारे अमीनो एसिड इस तरीके से, जैसे कि कोई एक अमीनो एसिड यहाँ पर ग्लाइसिन ले लेते हैं, ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, इसके साथ यहाँ पर दूसरा अमीनो एसिड जुड़ेगा। ये किस तरीके से जुड़ेगा? तो यहाँ पर जैसे कि ये हमारा फर्स्ट वाला अमीनो एसिड, यहाँ पर इस तरीके से कोई दूसरा अमीनो एसिड है, जैसे कि NH2COOH हाइड्रोजन, और यहाँ पर हम एलेनिन लेते हैं, तो एलेनिन में CH3 ग्रुप रहेगा। सो ये हमारा एलेनिन हो गया। तो इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा, क्या होगा? इन दोनों, ये दो अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो इसके बीच में रिएक्शन होगा। ये किस तरीके से होगा? तो ये यहाँ पर हम दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये ग्लाइसिन है और ये एलेनिन है। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से, ये NH2 ग्रुप को इस तरीके से दिखा सकते हैं, नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। और ये COOH ग्रुप को भी इस तरीके से दिखा सकते हैं, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर इसको रेड पेन से लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड यहाँ पर OH रहेगा। अब यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है, यहाँ पर ये हमारा ग्लाइसिन का जो OH ग्रुप है और यहाँ पर एलेनिन का हाइड्रोजन है, दोनों मिलके यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे। ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे और ये दोनों मिलके एक H2O बना लेंगे, H प्लस OH, ये मिलके एक H2O बना लेंगे और ये यहाँ से निकल जाएंगे। और यहाँ पर ग्लाइसिन का जो ये कार्बन है और हमारा नाइट्रोजन का, यहाँ पर ये नाइट्रोजन, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और ये जो बॉन्ड बनेगा इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। और ये जो बॉन्ड रहेगा वो एक टाइप का हमारा कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। कैसा रहेगा? कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ग्लाइसिन और एलेनिन के बीच में ये जो बॉन्ड बना है इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। सो आपको यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना, ग्लाइसिन और एलेनिन दो हमारे अमीनो एसिड है, तो इसको हम डाइपेप्टाइड बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको डाइपेप्टाइड बोलेंगे। ओके, सो यहाँ पर ये डाइपेप्टाइड हो गया। अब इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर कोई एक और अमीनो एसिड है, यहाँ पर जैसे कि सेरिन अमीनो एसिड, यहाँ पर C,
यहाँ पर COOH हाइड्रोजन, यहाँ पर सेरीन है तो CH2OH, और यहाँ पर हमारा NH2 ग्रुप। इसको भी हम सेम इसी तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे कि ये हमारा, ये क्या है, तो ये सेरीन है, सेरीन है। यहाँ पर सेरीन को भी इस तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे कि ये COOH में C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, और NH2 को भी सेम इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसको स्पेशल, इसका स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से दिखा सकते हैं, N हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब यहाँ पर ये ग्लाइसिन और सेरीन के बीच में भी बॉन्ड बनेगा। किस तरीके से बॉन्ड बनेगा, तो जैसे कि यहाँ पर ये हमारा OH ग्रुप और ये हमारा हाइड्रोजन, ग्लाइसिन का हाइड्रोजन और सेरीन का OH ग्रुप, दोनों मिलके यहाँ पर फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे। एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया, और ये हमारा कार्बन और नाइट्रोजन, इनके बीच में ये बॉन्ड बन गया, तो इसको भी हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। इसको भी, ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ओके, सो ये तीन यहाँ पर, जैसे कि सेरीन, ग्लाइसिन और एलेनिन, इन तीनों को मिलके हम ट्राइपेप्टाइड बोलेंगे, ट्राइपेप्टाइड बोलेंगे। सो आपको ये याद कर लेना है। इसके बाद हम आगे जाएंगे तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना एंड डेका, इस तरीके से रहेंगे। और 10 से ज्यादा अगर पेप्टाइड यहाँ पर, जैसे कि ये हमारा जो चेन है, ये कंटिन्यूस आगे चलता रहा, जैसे कि ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर इस तरीके से इसमें N ग्रुप है, यहाँ पर NH2, तो यहाँ पर NH, इस तरीके से यहाँ पर इसके N नंबर में एमिनो एसिड जुड़े हैं, तो इसको हम बोलेंगे, ये जो हमारा 10 से ज्यादा, अगर N 10 से ज्यादा हुआ तो इसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। सो आपको ये याद कर लेना है, किसको पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, तो यहाँ पर जो हमारे मोनोमर रहेंगे या हमारे जो एमिनो एसिड के यूनिट रहेंगे वो 10 से ज्यादा रहेंगे, N यहाँ पर 10 से ज्यादा रहेगा, तो इसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। अब यहाँ पर ये जो पॉलीपेप्टाइड पूरा चेन बना, इसको हम, अब यहाँ पर ये जो पॉलीपेप्टाइड पूरा चेन बना, इसको हम पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बोलेंगे। अब यहाँ पर ये जो पूरा चेन बना, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो आगे इसका पॉलीमराइजेशन है वो चलता है, यहाँ पर भी कंटिन्यूस है, तो इसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। और पॉलीपेप्टाइड को हम प्रोटीन भी बोल सकते हैं, प्रोटीन भी बोल सकते हैं। बट ये प्रोटीन कब बोलेंगे, प्रोटीन इसको, इसके आगे हम देखने वाले हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो इसमें हम इसको प्रोटीन बोलेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर में इसको पॉलीपेप्टाइड ही बोलना सही रहेगा। सो आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये जो हमारा प्रोटीन बना है, इसका ये एन टर्मिनल है, ये यहाँ पर स्टार्टिंग टर्मिनल है। सो ये स्टार्टिंग जो होता है वो एन टर्मिनल कहलाता है, एन टर्मिनल कहलाता है। और यहाँ पर ये हमारा जो एंड का टर्मिनल है, यानी कि राइट साइड में हमारा जो ये टर्मिनल है, यहाँ पर ये राइट साइड में हमारा ये जो टर्मिनल है, इसको हम सी टर्मिनल बोलेंगे, सी टर्मिनल बोलेंगे। यहाँ पर ये स्टार्टिंग का जो टर्मिनल है या लेफ्ट साइड में जो टर्मिनल है, इसको एन टर्मिनल बोलेंगे। सो आपको ये भी समझ लेना है। अब यहाँ पर आगे हम देखने वाले, वैसे ये हमारा जो प्राइमरी, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है तो ये हमारा एक लीनियर स्ट्रक्चर, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आगे हमारा ये जो कार्बन में डबल बॉन्ड O है, यानी कि हमारा ये जो ऑक्सीजन ग्रुप है और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन ग्रुप है, तो ये दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। क्या होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा ऐसा बॉन्ड रहता है जो हमारे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में फॉर्म होता है,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में कौन से थे, जैसे कि यहाँ पर आपको पता है, आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, जो फ्लोरीन, यहाँ पर इसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारे हमारे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहते हैं। तो इसके बीच में ये एलिमेंट और हाइड्रोजन, इसके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ये हमारा एमिनो एसिड जो ग्लाइसिन है, और ये सेरीन, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, पहले तो ये एक पेप्टाइड बॉन्ड है, यहाँ पर ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, बट यहाँ पर एक लूज बॉन्ड दूसरा बॉन्ड बनता है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। सो आपको ये भी याद कर लेना है, ये इसके सेकंड स्ट्रक्चर में काम आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा या प्रोटीन बनेगा, इसको हम प्रोटीन भी बोल सकते हैं। सो आपको यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये प्रोटीन में कौन से एलिमेंट मेनली आपको देखने को मिले, तो इसमें आपको पता है जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर आप देखो तो कार्बन, जैसे कि ये कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन हो गया, इसके अलावा सल्फर भी रहेंगे, फास्फोरस भी रहेंगे। तो इस तरीके से हमारे ये अमीनो एसिड रहते हैं, इसके अंदर ये सारे एलिमेंट रहते हैं। अब यहाँ पर ये इसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर, इसमें पॉलीमराइजेशन किस तरीके से होता है ये हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। सो यहाँ पर प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे इसमें 4 टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं। फर्स्टली प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर रहेगा, उसके बाद हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर रहेगा, उसके बाद यहां पर हम देखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर रहेगा, इसके बाद टर्टरी स्ट्रक्चर रहेगा, टर्टरी स्ट्रक्चर रहेगा, और लास्ट हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रहेगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रहेगा। सो यहाँ पर फर्स्टली हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो वैसे ये प्राइमरी, इसमें आप देखो तो जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हम अगर देखें तो जनरली हम 3D स्ट्रक्चर तक इसके देख सकते हैं, बट यहाँ पर हम प्रोटीन में देखेंगे तो इसमें 4 इसके स्ट्रक्चर रहेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी और क्वाटरनरी। सो आपकी बुक में ये थोड़ा सा टॉपिक दिया है तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखेंगे तो इसमें मेनली हमारे जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला को इस तरीके से हम दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है तो इस तरीके से हम CaCO3 लिखेंगे, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि NaCl है तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो इसको हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इसको हम स्ट्रक्चर बोलेंगे। बट यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये इसका 2D स्ट्रक्चर दिखाना पड़ता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि बेंजीन है तो बेंजीन को इस तरीके से यहाँ पर दिखाना पड़ता है, ये बेंजीन हो गया। इसके अलावा जैसे कि मीथेन है तो मीथेन को भी इस तरीके से यहाँ पर इसके 2D स्ट्रक्चर में दिखाना पड़ता है। तो ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा फिजिसिस्ट अगर किसी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है तो वो 3D स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेगा, 3D स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेगा। बट अगर हम बायोलॉजी में देखेंगे तो बायोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो बायोलॉजी में ये प्रोटीन के अंदर 4 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। प्रोटीन के अंदर 4 टाइप के स्ट्रक्चर यहाँ पर हम देख सकते हैं। सो यहाँ पर फर्स्टली प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा एक लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा, जिस तरीके से आगे हमने देखा था। यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर एक हमारा लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा एक लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा। और ये जैसे कि यहाँ पर कोई एक अमीनो एसिड है, कोई एक अमीनो एसिड ये दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ता है, ये तीसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ता है, यहाँ पर एडेस जुड़ता है। इस तरीके से हमारा एक लंबा चेन बनेगा। यहाँ पर फिर से ए जुड़ेगा, यहाँ पर एडेस फिर से जुड़ेगा, तो इस तरीके से हमारा ये एक लंबा चेन बनेगा। तो इसको हम ये
जो स्ट्रक्चर बना इसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते थे। क्या बोलते थे? इसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते थे। अब ये पॉलीपेप्टाइड जो स्ट्रक्चर रहेगा ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये एक लंबा चेन के स्ट्रक्चर में रहेगा, तो ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, और ये स्ट्रक्चर डिस्क्राइब या डिसाइड करता है इसके अंदर कितने नंबर में एमिनो एसिड रहेंगे। सो ये डिसाइड करता है नंबर ऑफ एमिनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन, इन पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर कितने नंबर में एमिनो एसिड रहेंगे और कौन से सीक्वेंस में रहेंगे, और सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, इसमें कौन सा सीक्वेंस रहेगा। इसमें नंबर में जैसे कि यहाँ पर ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके अंदर 20 एमिनो एसिड रखने हैं, 30 रखने हैं, 40 रखने हैं, 100 रखने हैं, 500 रखने हैं, कितने एमिनो एसिड रखने हैं ये डिसाइड कौन करेगा? तो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा। आगे आप जेनेटिक वाले जो चैप्टर है इसमें आप देखने वाले हैं, जेनेटिक वाले चैप्टर में आप देखेंगे जो मैसेंजर आरएनए रहेगा, मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडिंग रहेगा, मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडिंग रहेगा, और ये यूसीएजी के फॉर्म में रहेगा, यूसीए और जी। ये आगे आप अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप इसको देखने वाले हैं। तो ये यूसीएजी के फॉर्म में रहेगा, और यहाँ पर यूसीएजी में ये चारों हमारे जो यहाँ पर ये चारों क्या है, तो ये चारों हमारे नाइट्रोजीनस बेस हैं, और ये नाइट्रोजीनस बेस न्यूक्लियोसाइड बनेंगे, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके हमारा न्यूक्लिक एसिड बनेगा। न्यूक्लिक एसिड में दो टाइप के, एक हमारा डीएनए और दूसरा आरएनए। तो ये आरएनए जो बनेगा वो डीएनए से बनेगा, और जैसे कि यहाँ पर कोई एक डीएनए है, इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसमें से आरएनए बनता है, यह बन गया। ये क्या है? तो ये डीएनए है, ये हमारा आरएनए हो गया। अब यहाँ पर ये जो आरएनए रह गए, आरएनए के भी 3 टाइप है, एक हमारा मैसेंजर आरएनए, दूसरा हमारा ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा हमारा रिबोसोमल आरएनए। इस तरीके से 3 टाइप के आरएनए रहेंगे। अब ये आरएनए जो बनेंगे वो बनेंगे कहां पर? तो ये न्यूक्लियस में बनेंगे, बट ये न्यूक्लियस से बाहर जाके, न्यूक्लियस जो पोर रहते हैं, न्यूक्लियर पोर से ये बाहर साइटोप्लाज्म में जाते हैं, और साइटोप्लाज्म में क्या रहेगा? तो साइटोप्लाज्म में आपको पता है हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमारे रिबोसोम रहते हैं, तो ये रिबोसोम के साथ जाके जुड़ेगा। जैसे कि ये मैसेंजर आरएनए है, तो ये रिबोसोम के साथ इस तरीके से जुड़ेगा, ये रिबोसोम के साथ इस तरीके से जुड़ेगा, और ये यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। इसके ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये हमारा कोड प्रेजेंट होगा, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से यूसीए, इसके बाद यूजीए, इस तरीके से कुछ भी कोड प्रेजेंट हो सकता है। तो ये कोड के हिसाब से यहाँ पर हमारे ये एक स्पेशल कोड रहेगा, ये 3 नाइट्रोजीनस बेस का यहाँ पर ट्रिपलेट रहेगा, तो ये कोड बनाएगा, और ये कोड यहाँ पर कोई एक एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो आपको इस तरीके से यहाँ पर जैसे कि कोई एक एमिनो एसिड आ गया, ये एडेस एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारे जो रिबोसोम रहेंगे इसमें ये दोनों में इस तरीके से बॉन्डिंग करेंगे। यहाँ पर ट्रिपल डैश हो गया, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे एमिनो एसिड जुड़ते जाएंगे, और हमारा प्रोटीन यहाँ से निकलता रहेगा। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारा प्रोटीन फॉर्म होगा। तो यहाँ पर ये जो सारी प्रोसेस हो रही है, ये सारी प्रोसेस में हमारे कितने एमिनो एसिड रखने हैं ये डिसाइड करेगा इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसके अलावा यहाँ पर सीक्वेंस डिसाइड करेगा। सीक्वेंस में क्यों? तो सीक्वेंस में अगर यहाँ पर कोई भी, जैसे कि यहाँ पर ये एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड में जैसे कि पहले ग्लाइसिन है, पहले यहाँ पर मिथियोनिन है, ग्लाइसिन है, सेरिन है, यहाँ पर टायरोसिन है, तो इस तरीके से हमारा ये सीक्वेंस है। अगर ये सीक्वेंस में थोड़ा भी म्यूटेशन आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये कोड में कुछ प्रॉब्लम आया और ये कोड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस अगर आ गया, तो यहाँ पर हमारे जो ग्लाइसिन, जैसे कि ये ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन की जगह अगर वेलाइन आ गया, यहाँ पर ग्लाइसिन की जगह अगर वेलाइन आ गया, तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रोटीन बनेगा, ये हमारा प्रोटीन एबनॉर्मल प्रोटीन, पहले यहाँ पर जैसे कि ग्लाइसिन था, तो ये हमारा नॉर्मल प्रोटीन था, और हमको जो प्रोटीन चाहिए था वही प्रोटीन मिलेगा। बट यहाँ पर जैसे कि ग्लाइसिन की जगह कुछ और आ गया, हमारा यहाँ पर एमिनो एसिड जैसे कि वेलाइन आ गया, तो हमारा ये जो प्रोटीन बनेगा ये हमारा एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगा,
नॉर्मल प्रोटीन बनेगा और ये एबनॉर्मल प्रोटीन आगे जाके जो भी हमारा नॉर्मल फंक्शन है इसमें डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। ओके, सो आपको ये समझना है। आगे वाले चैप्टर में आप इसको देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल होगा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, तो ये इसका एक पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। तो ये सीक्वेंस में डिस्टर्बेंस आने की वजह से होता है। सो ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर रहेगा इसमें कुछ बेंडिंग और ट्विस्टिंग होंगे। इसमें कुछ बेंडिंग और ट्विस्टिंग होंगे। ये हमारा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसमें कुछ बेंडिंग और ट्विस्टिंग होंगे। बेंडिंग और ट्विस्टिंग होंगे, ट्विस्टिंग होंगे और इस वजह से हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं, एक हमारा अल्फा हेलिक्स और दूसरा हमारा बीटा हेलिक्स। बीटा हेलिक्स या बीटा शीट बोल सकते हैं, बीटा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट बोल सकते हैं, या बीटा प्लेटेड शीट बोल सकते हैं। ओके, ये कैसे होता है तो आगे हमने बात किया। यहाँ पर ये हमारा पॉलीपेप्टाइड है, तो ये पॉलीपेप्टाइड में यहाँ पर जो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगी। जैसे कि यहाँ पर ए और ए डैश के बीच में यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर हमारे ए डैश के ऊपर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस तरीके से हैं, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। और अगर ये बॉन्ड, जैसे कि यहाँ पर कोई एक हमारा पहला वाला एमिनो एसिड और यहाँ पर हमारा ये फोर्थ वाला एमिनो एसिड, तो इन दोनों के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से बनता है तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इस तरीके से कोइल स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस तरीके से हमारा ये कोइल स्ट्रक्चर बन जाएगा, स्पाइरल स्ट्रक्चर बनेगा। अल्फा हेलिक्स जो रहेंगे वो स्पाइरल स्ट्रक्चर रहेगा, स्पाइरल हेलिक्स रहेगा या स्पाइरल हेलिक्स रहेगा। तो ये इस तरीके से, और इसका जो रोटेशन रहता है वो भी राइट हैंडेड रोटेशन रहता है, राइट हैंडेड रोटेशन रहता है। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अल्फा हेलिक्स, इसमें जो रोटेशन रहता है वो राइट हैंडेड रोटेशन रहता है। कैसा? राइट हैंडेड रोटेशन रहता है। और इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो स्पाइरल रहेगा, स्पाइरल एक कोइल शेप में रहेगा। और बीटा हेलिक्स में अगर हम देखेंगे तो बीटा हेलिक्स में यहाँ पर जिगजैग स्ट्रक्चर रहेगा। कैसा रहेगा? बीटा हेलिक्स में जिगजैग स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पर हमारे अल्फा हेलिक्स में एक ही हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच यहाँ पर ये सब होता है, बट यहाँ पर बीटा हेलिक्स में देखेंगे तो कोई एक हमारा ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। अल्फा हेलिक्स में जैसे कि यहाँ पर कोई एक हमारा एमिनो एसिड है, यहाँ पर ये दूसरा एमिनो एसिड है, यहाँ पर तीसरा एमिनो एसिड, इस तरीके से ये हमारे ये सारे एमिनो एसिड रहते हैं, ये सारे हमारे एमिनो एसिड रहते हैं। तो यहाँ पर अल्फा हेलिक्स में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा ये हमारे इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। यहाँ पर अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहेगा वो हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, क्योंकि ये हमारे एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर दो हमारे जो मॉलिक्यूल हमारे जो एमिनो एसिड है इसके बीच में फॉर्म हो रहा है, तो ये हमारा इंट्रामोलिकुलर। बट यहाँ पर बीटा हेलिक्स में हम देखेंगे तो बीटा हेलिक्स में इस तरीके से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो हमारे दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में बनेगा। जैसे कि ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और दूसरा हमारा ये पॉलीपेप्टाइड चेन, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इसको हम ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो बीटा हेलिक्स में बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इंटर है और ये इंट्रा है, इन दोनों का आपको जो डिफरेंस है वो समझ लेना है। इसके अलावा हम इसमें बात करें तो जैसे कि अल्फा हेलिक्स में हमारा जो ये टर्न रहता है, एक टर्न के अंदर 3.3.5 एमिनो एसिड रहेंगे, यानी कि 3.5 या 3.6 एमिनो एसिड इसके अंदर रहेंगे। सो आपको ये जैसे कि यहाँ पर 1, 2 और 3 इस तरीके से ये हमारे एक टर्न के अंदर एमिनो एसिड रहेंगे। और नेक्स्ट में इसके दोनों के एग्जांपल बात करें तो अल्फा हेलिक्स के एग्जांपल जैसे कि केराटिन है, मायोसिन है एंड ट्रोपोमायोसिन
मायोसिन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और बीटा हेलिक्स में जो प्लेटेड सीट रहेगा तो ये हमारा जिगजैग स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें इसके एग्जाम्पल हैं फाइब्रोइन, फाइब्रोइन ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैरोटिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन ये हमारे अल्फा हेलिक्स में आते हैं और फाइब्रोइन ये हमारे बीटा हेलिक्स में आता है, तो ये आपको याद कर लेना है। सो यहाँ पर आपने हाइड्रोजन सारे बॉन्ड देखे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हमारे ये जो सेकंडरी स्ट्रक्चर रहेगा वो स्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा, स्टेबल रहेगा। हमने यहाँ पर प्राइमरी जो स्ट्रक्चर रहेगा वो मोस्ट इनस्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा, मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा। ये हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा। और इससे भी स्टेबल जो रहेगा वो हमारा टर्टरी स्ट्रक्चर, ये हमारा 3D स्ट्रक्चर रहेगा। आगे हम इसको देखते हैं। इसके बाद टर्टरी स्ट्रक्चर के लास्ट थर्ड वाला हमारा टर्टरी स्ट्रक्चर की बात करें तो टर्टरी स्ट्रक्चर हमारा 3D स्ट्रक्चर रहेगा। ये कैसे बनेगा? तो टर्टरी स्ट्रक्चर बनेगा, इट इज फॉर्म बाय फर्दर complex bending and twisting of secondary structure of प्रोटीन और ये नया स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। ये स्ट्रक्चर कौन से हो सकते हैं? जैसे कि ये स्फेयर लाइक हो सकते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, इसके अलावा रोड शेप हो सकते हैं, इसके अलावा ये फाइबर शेप में भी हो सकते हैं, तो ये सारे हमारे टर्टरी स्ट्रक्चर रहेंगे। ये कैसे है? तो जैसे कि ये हमारा अल्फा हेलिक्स था, तो अल्फा हेलिक्स इस तरीके से ये, इसमें कई और सारे बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग होंगे और इस तरीके से हमारा ये टर्टरी स्ट्रक्चर बना रहेगा। ये हमारा 3D स्ट्रक्चर रहेगा। कैसा रहेगा? तो 3D स्ट्रक्चर। और यहाँ पर कई और सारे बॉन्ड भी फॉर्म होते हैं, इसमें कई और सारे नए बॉन्ड भी जुड़ते हैं इसमें, जैसे कि पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही, और हाइड्रोजन, सेकंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड था। इसके अलावा कई और बॉन्ड जुड़ते हैं, जैसे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड जुड़ते हैं। इसके अलावा हमारे जो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, इसके अलावा जैसे कि हमारे वांडर वाले अट्रैक्शन या फोर्स, वांडर वाल फोर्स, तो ये सारे बॉन्ड हमारे टर्टरी स्ट्रक्चर में बनते हैं और इसको हमारे जो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसको 3D शेप प्रोवाइड करते हैं। सो इस तरीके से हमारा जो टर्टरी स्ट्रक्चर रहेगा वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा। इसके भी आगे हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये भी इससे भी ज्यादा स्टेबल रहता है, बट हमारे कई सारे जो प्रोटीन हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं वो दिखाते हैं इसका टर्टरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं। बट इसमें से कुछ जो हमारे प्रोटीन रहेंगे वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दिखाएंगे। सो इसके एग्जांपल में जैसे कि आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन है, इंसुलिन ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा? तो ये हमारे जो मल्टीमेरिक प्रोटीन रहेंगे, हमारे मल्टीमेरिक प्रोटीन रहेंगे, इसके अंदर बनेगा। ये मल्टीमेरिक प्रोटीन क्या होता है? तो मल्टीमेरिक प्रोटीन हमारे ऐसे प्रोटीन रहते हैं जो हमारे ये जो सेकंड टर्टरी स्ट्रक्चर है, ऐसे टर्टरी स्ट्रक्चर वाले कई प्रोटीन यहाँ पर, जैसे कि ये कोई टर्टरी स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन है, ये दूसरे टर्टरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन से इस तरीके से जुड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर ये दूसरा टर्टरी स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन जुड़ गया, तो इस तरीके से दोनों हमारे टर्टरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन मिलके हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हमारा जो स्ट्रक्चर बनाएंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आपने हीमोग्लोबिन में देखा होगा, तो हीमोग्लोबिन में दो हमारी अल्फा चेन रहती है और दो बीटा चेन रहती है। इस तरीके से ये हमारे दो अल्फा चेन और ये दो बीटा चेन, यहाँ पर ये बीटा 1 और ये बीटा 2 और ये अल्फा 1 और अल्फा 2, अल्फा 1 एंड अल्फा 2,
तो ये हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोलेंगे हीमोग्लोबिन, इसको हम बोलेंगे हीमोग्लोबिन। इसके अंदर हिम आयन भी रहते हैं, आयरन भी रहते हैं। और ये इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है हमारे जो भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को सेलुलर लेवल तक ले जाना है। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसको हम कंपेयर करते हैं एक हमारा जो बिल्डिंग रहता है, बिल्डिंग से अगर हम कंपेयर करें तो जैसे कि हमारा कोई एक बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए, तो आपको पता है बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए, ब्रिक्स चाहिए। और ये ब्रिक्स क्या होता है, तो ब्रिक्स को हम कंपेयर करते हैं एमिनो एसिड के साथ, एमिनो एसिड के साथ। जैसे कि यहाँ पर कोई एक ब्रिक्स है, ये दूसरी ब्रिक्स है, तीसरी ब्रिक्स है, इसको यहाँ पर रखा है, तो ये हमारे सारे एमिनो एसिड हो गए। अब ये जो ब्रिक्स रहेंगी, ब्रिक्स मिलके क्या बनाएंगे, तो वॉल बनाएंगे। तो वॉल को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर के साथ इसको कंपेयर करते हैं। तो इस तरीके से ये वॉल ब्रिक्स मिलके यानी कि एमिनो एसिड मिलके इस तरीके से हमारी वॉल बना लेंगे। तो ये हमारी वॉल हो गई। ओके, अब ये वॉल में ट्विस्टिंग करते हैं, वॉल में ट्विस्टिंग करते हैं। तो हमारी वॉल में ट्विस्टिंग करने से क्या मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर वॉल में ये ट्विस्टिंग कर दिया है, ये वॉल इस तरीके से थी तो यहाँ पर इस तरीके से कर दी और इसको भी इस तरीके से कर दी। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर मिला वो सेकंडरी स्ट्रक्चर। यहाँ पर वॉल को ट्विस्टिंग करने से जो स्ट्रक्चर मिलेगा यानी कि दूसरी वॉल बनेगी, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। सो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सारी वॉल इस तरीके से मिलके एक हमारा 3D रूम बना लेगी, एक हमारा रूम बना लेगी और ये 3D होगा। तो इस तरीके से हमारा जो रूम बन गया, इस रूम को हम बोलेंगे, इस रूम को हम बोलेंगे टर्टरी स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे टर्टरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये रूम हो गया। सो ये रूम हमारा टर्टरी स्ट्रक्चर। इसके साइड में यहाँ पर दूसरा रूम हम बना लेते हैं, जैसे कि ये हमारा दूसरा रूम बन गया, इसके आगे ये हॉल बन गया। तो ये हमारा पूरा बिल्डिंग प्रिपेयर हो गया। ये हमारा एक टर्टरी स्ट्रक्चर, ये हमारा एक टर्टरी स्ट्रक्चर, ये दूसरा टर्टरी स्ट्रक्चर और ये तीसरा टर्टरी स्ट्रक्चर। इस तरीके से ये हमारा पूरा घर बन गया, यानी कि हमारा बिल्डिंग बन गया। तो इसको बिल्डिंग को ये रूम मिलके बिल्डिंग बनाएगी, बिल्डिंग्स बनाएंगे। तो इसको हम बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, यानी कि ये हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर है। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। ये हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर बना है इसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलेंगे, फोर्थ स्ट्रक्चर बोलेंगे। सो आपको ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारा ये प्रोटीन टॉपिक खत्म होता है और नेक्स्ट में हम न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखने वाले हैं। सो तब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू गाइस।